हेलो नमस्कार। मैं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है। तो प्रमुख नदियां जो हैं, वैसे तो सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 तरह की प्रमुख नदियां जो हैं बहती हैं। ठीक है। लेकिन जो 5 प्रमुख नदियां हैं, उनको क्या किया गया है? उनको 2 अपवाह तंत्रों में बांटा गया है। ठीक है। तो जैसे कि कौन-कौन सी नदियां हैं? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और यमुना, जो कि कहाँ प्रवाहित होती है? ये होती है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन इनको जो 2 अपवाह तंत्रों में बांटा गया है, वो कौन-कौन से हैं? एक तो है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, दूसरा है कौन सा? जो है गंगा नदी अपवाह तंत्र है। ठीक है। तो ये जो 2 हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे पहले जो अफवाह तंत्र है, ठीक है? जो अफवाह तंत्र है, उसको कहते क्या है? पहले मैं आपको यही बता देती हूँ। अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र उसे कहते हैं जैसे कि निश्चित वहिकाओं निश्चित वहिकाओं के माध्यम से, निश्चित वहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल, हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है कि जो अपवाह तंत्र है उसे कहते क्या है। ठीक है। बाकी जितनी भी जो नदियां हैं, मैं विद मैप आपको जो है उनको समझाऊंगी। ठीक है। ताकि आपको याद रखने में या जो समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। ठीक है। तो जो अपवाह तंत्र है, अभी मैंने आपको बताया कि निश्चित वहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है। या किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां के भूवैज्ञानिक या समय, चट्टानों की प्रकृति, संरचना, स्थलाकृति या ढाल, बहते जल की मात्रा, बहाव इत्यादि का ये जो होता है परिणाम होता है, जिसे अपवाह कहते हैं। ठीक है। या जैसे कोई नदी है जिसे जल अधिग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर जब लाती है, तो उसे क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है इसे अपवाह तंत्र कहते हैं। बाकी जो नदियों को 2 अपवाह तंत्रों में बांटा गया है, वो किस तरह से है? हिमाचल प्रदेश के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। हिमाचल प्रदेश के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। तो इसको जो वर्गीकृत किया गया है, 2 तरह से किया गया है। मतलब जो हिमाचल प्रदेश में जो नदियां प्रवाहित होती हैं, उसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र। दूसरा है गंगा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है। तो सिंधु नदी अपवाह तंत्र के जो अंतर्गत जो नदियां आती हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित हो रही हैं, वो कौन कौन सी है? वो है सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब। तो ये 4 प्रमुख नदियां किसके अंतर्गत हैं? सिंधु नदी अपवाह तंत्र के हैं। ठीक है। और जो गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत है, वो कौन सी नदी है? यमुना नदी है। ठीक है। तो ये 5 प्रमुख नदियां हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में?
सतलुज नदी के बारे में ही। तो इस तरह से जो नदियाँ हैं, ठीक है? जो मैंने आपको बताई, हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सिंधु प्रवाह तंत्र की नदियाँ सिंधु घाटी में आगे प्रवाहित होती हुई कहाँ? अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है? तो ऊपर सबसे पहले जो सतलुज नदी है, उसको मैप के ज़रिए मैं आपको बता देती हूँ। सतलुज नदी जो है, कहाँ से शुरू होती है? इसका जो उद्गम है, सबसे पहले जो इसका उद्गम होता है, कहाँ से होता है? इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सतलुज नदी जो है भारत की सीमाओं के बाहर कैलाश पर्वत की दक्षिणी ढलान से तिब्बत, चीन से मानसरोवर झील के समीप राकस्तार से निकलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तिब्बत, ठीक है? तिब्बत जो कौन सा है? मानसरोवर झील जो है, मानसरोवर झील, ठीक है? तो ये जो मानसरोवर झील है, इसके साथ में ही क्या है? राकस्ताल है, ठीक है? राकस्ताल झील जो है स्थित है। राकस्ताल जो झील है, यहाँ से किसका उद्गम हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है सतलुज नदी का, ठीक है? तो यहाँ से जो है सतलुज नदी प्रवाहित होती है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से जाती है। लेकिन मेरा यहाँ पे आप सबसे क्वेश्चन है कि क्या सतलुज नदी शिमला से होकर गुजरती है? अगर होकर शिमला से होकर गुजरती है, तो किस स्थान से होकर गुजरती है? ये इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को ये पता है कि शिमला में किस स्थान से होकर सतलुज नदी बहती है, ठीक है? तो इसके बाद आगे आप कुल्लू में, कुल्लू से बहती हुई ये प्रवेश करती है कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट मंडी, मंडी से बिलासपुर, यहाँ पे आगे आपका गोविंद सागर, और यहाँ से प्रवाहित होके ये कहाँ चली जाती है? पंजाब में प्रवेश करती है, ठीक है? तो ये कौन सी नदी है आपकी? सतलुज नदी है, ठीक है? ऐसे ही जैसे कि आपको मैप के जरिए मैं आपको बता रही हूँ, तो इससे आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। और जैसे मैप में हमने देखा होता है, तो ये जो होता है हमें बहुत आसानी से जो है, मतलब हमारे दिमाग में फीड हो जाता है कि जो नदी है कहाँ-कहाँ, किस-किस स्थान से बह रही है। तो ये आपको बहुत आसानी से लर्न भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये रही सतलुज नदी, जो कि कहाँ से इसका उद्गम है? राकस्ताल। मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस्ताल झील से किसका निर्माण होता है? सतलुज नदी का निर्माण होता है, ठीक है? और बाकी एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपसे पूछा है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है? तो ये आ गई आपकी सतलुज नदी। अब मैं इसको लिख के आपको पूरा समझा देती हूँ। मैप में आपने देख लिया सतलुज नदी। तो सतलुज नदी में जो मुख्य तथ्य हैं, उनको मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो इसके जो मुख्य तथ्य हैं, सबसे पहले इसका वैदिक नाम क्या है? सुतुद्री, ठीक है? उद्गम स्थल अभी मैंने आपको बताया, मानसरोवर झील के समीप राकस्ताल, मानसरोवर झील के समीप राकस्ताल से इसका क्या होता है? उद्गम होता है, ठीक है? और जो इसमें मुख्य तथ्य है, तिब्बत में किस नाम से ये जानी जाती है? तिब्बत में ये किस नाम से जानी जाती है? लेनकजेक जेनगपो, लेनकजेक जेनगपो के नाम से ये जानी जाती है। मतलब एलिफेंट रिवर के नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है, ठीक है? के नाम से जानी जाती है, ठीक है? और इसका जो मुख्य तथ्य है, इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र जो है,
जल अधिग्रहण क्षेत्र कितना है? 20,398 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना? 20,398 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? जल अधिग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, और समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई है? समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 6,608 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसमें क्या है? मुख्य तथ्य है जिसमें वैदिक नाम, इसका उद्गम तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, जल अधिग्रहण क्षेत्र है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई कितनी है? 1488 किलोमीटर। प्रदेश की सबसे लंबी नदी ये कहलाती है। ठीक है, और यह नदी खूनी नदी के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, और एशिया का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा इसी पर बना है, और भाखड़ा बांध बनने से सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? गोविंद सागर झील बनी है, जो ऊपर मैप में आप देख चुके हैं। ठीक है, और 1964 में इस नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा पुल कंदरौर नामक स्थान पर बनाया गया है। ठीक है, और इस पुल की लंबाई 280 मीटर व ऊंचाई कितनी है? 80 मीटर, और 7 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और इसके किनारे तत्ता पानी में गर्म पानी के चश्मे भी स्थित हैं। ठीक है, तो ये कौन सी कहलाई आपकी? सतलुज नदी। ठीक है, तो इस तरह से सतलुज नदी जो है, ठीक है, ये जो है इसका जो उद्गम है और तिब्बत चीन में स्थित मानसरोवर झील के समीप जो है राकसताल से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ऋग्वेद के जो नदी है, नदी सुदक में सतलुज को सतुद्री कहा गया है। ठीक है, और वैदिक काल में सरस्वती नदी सतुद्री में ही मिलती थी। ठीक है, या इसे हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो सतलुज नदी है, ठीक है, सतलुज नदी को वेदों में सतुद्री तथा संस्कृत में क्या कहा जाता है? इसका जो संस्कृत नाम है, संस्कृत नाम क्या है? शतद है। ठीक है, संस्कृत में सतद के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जबकि सतलुज के अन्य नाम जो है मुक्संग, संपू, जुगटी, समुद्रग, सतुद्रा आदि है। ठीक है, और सतलुज नदी कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर मानतलाई झील से राकसताल से निकलती है। ठीक है, और ये जो है सतलुज नदी जो है 400 किलोमीटर, मतलब अपने उद्गम स्थान से लगभग 400 की दूरी तय करने के बाद जास्कर और बृहद हिमालय को काटती हुई शिक्की दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, और सतलुज नदी किन्नौर जिले को क्या करती है? दो भागों में बांटने के बाद, ठीक है, क्या करती है? सतलुज नदी किन्नौर जिले को दो भागों में बांटने के बाद कहा जाती है? बांटने के बाद लगभग 130 किलोमीटर बहने के बाद बदला ज्यूरी, कहां पे यह स्थान? क्वेश्चन भी आपसे मैंने पूछा है। ये जो स्थान है शिमला जिले में है, और शिमला जिले में ये क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, और सतलुज नदी हुई धार, मंडी तथा कसाली बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है, और यह नदी ऊना के समीप क्या करती है? हिमाचल प्रदेश को छोड़कर नंगल पंजाब में चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है इसके बारे में मैंने आपको पूरा ये बताया, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सतलुज नदी की जो सहायक नदियां हैं किन्नौर जिले में स्पीति, पेजर, तेती, कासंग, मुलगुन, बांगर, सोरंग और रूपी, तथा सतलुज के बाईं ओर कौन सी है? तिरंग, ज्ञानथिंग, बसपा आदि सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और किन्नौर जिले में सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? स्पीति है। ठीक है, जो कि नामगिया नामक स्थान पर इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना किसके बारे में? सतलुज नदी के बारे में, जो कि आपने मैप में भी देखा। इसके बाद नेक्स्ट जो है ब्यास नदी।
व्यास नदी, तो इसको भी पहले मैप पे आपको बता देती हूँ। जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी, अब जो ब्यास नदी है इसका जो उद्गम है कहां से होता है? ब्यास नदी का जो उद्गम है कहां से? रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होता है। ठीक है, तो रोहतांग दर्रे के समीप क्या होता है इसका? जो ब्यास कुंड है, ठीक है, ब्यास कुंड से क्या होता है इसका उद्गम होता है। तो यहां से ये जो इसका उद्गम है, फिर ये कहाँ जाती है? डिस्ट्रिक्ट मंडी। और ये जो नदी मैंने ऊपर को बनाई ये वाली, ये इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है ऊहल। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका पौंग डैम। ठीक है, और इसके बाद, ठीक है, ये आ गई आपकी व्यास नदी। ठीक है, तो व्यास नदी जो है, ठीक है, कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे के समीप। कहां से? ब्यास कुंड से इसका उद्गम है। ठीक है, तो ये जो ब्यास नदी है इसके पहले मुख्य तथ्य मैं आपको बता देती हूँ। मैप में आपने देख लिया, आई होप आपको यहाँ पे ये समझ आ गया होगा। तो व्यास नदी जो है इसका वैदिक नाम जो है, वैदिक नाम, व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है? कमेंट में सभी लिखें, व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है? तो इसका जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया। अर्जिकिया इसका वैदिक नाम है। और संस्कृत नाम इसका क्या है? संस्कृत नाम जो है वो है विपाशा। संस्कृत में से विपाशा कहा जाता है। और इसका जो उद्गम स्थान है, उद्गम अभी आपने मैप में भी देखा, जिसका नाम है व्यास कुंड, रोहतांग दर्रे के समीप। ठीक है, व्यास कुंड रोहतांग दर्रे के निकट। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसका जो जल अधिग्रहण क्षेत्र है, जल अधिग्रहण क्षेत्र, इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र है 13,663 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और कुल लंबाई जो है, इसकी कुल लंबाई 460 किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश में कितनी लंबाई है? हिमाचल प्रदेश में जो लंबाई है वो है 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर ये कहा? हिमाचल प्रदेश में बहती है। और सबसे बड़ी सहायक नदी जो है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है व्यास नदी की? पार्वती नदी है। पार्वती नदी सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और व्यास नदी जो है कहां पे? मिर्थल नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से व्यास नदी को वेदों में अर्जिकिया और संस्कृत में विपाशा के नाम से ये वर्णित है। ठीक है, और यह नदी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से रोहतांग दर्रे के समीप सिकंद में निकलती है। ठीक है, और व्यास नदी के दो स्रोत हैं, व्यास कुंड और व्यास ऋषि, इसके क्या है? दो स्रोत हैं। ठीक है, तो इस तरह से समुद्र तल से जो ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से ये निकलती है। ठीक है,
और इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र जो है वो मैंने आपको बताया 13,663 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और व्यास नदी की कुल लंबाई 460 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में 250 किलोमीटर की ये लंबी है, ठीक है। और विश्व प्रसिद्ध कुल्लू और कांगड़ा घाटियों से होकर बहती हुई व्यास मिर्थल नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और ये जो ब्यास नदी है सतलुज में कहा मिलती है? ब्यास नदी हरि के पतन पंजाब नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है, ठीक है। और इस तरह से जो है पंडोह जो कि आपने देखा मंडी से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर है, ठीक है। में एक विशाल बांध बनाकर व्यास नदी के पानी को सुरंगों में नहर द्वारा ले जाकर सलापड़ नामक स्थान पर सतलुज नदी में क्या किया गया है? डाला गया है, ठीक है। और देहरा गोपीपुर से 35 किलोमीटर पश्चिम उत्तर की ओर व्यास नदी पर क्या किया गया है? पौंग बांध भी बनाया गया है, ठीक है। और व्यास नदी की जो जल विद्युत क्षमता है, जल विद्युत क्षमता कितनी है? 4300 मेगावाट, ठीक है। और व्यास नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? व्यास नदी की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी है? पिन, पार्वती, मलाना, नाला, सोलंग, मनालस, फोजल और सरवरी इसकी सहायक नदियां हैं। और मंडी जिले में कौन कौन सी हैं? ये तो हो गई कुल्लू जिले की। मंडी जिले में जो है ऊहल, ज्यूणी, रमावीना, हंसा, तीर्थन, बाखली, सुकेती, पनौड़ी, सोन और बढेड़ इसकी सहायक नदियां हैं। और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है? कुणा और मान तथा कांगड़ा में बिनवा, न्युगल, बाणगंगा, बनेर, गज, मनुनी व चक्की इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? जो व्यास नदी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी जो है पहले मैप में मैं आपको बता देती हूं कहां से ये बहती है। रावी नदी, रावी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? बड़ा भंगाल जो कि कांगड़ा में है। बड़ा भंगाल से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। तो ये बड़े भंगाल से बहती हुई ये आ गई आपकी रावी नदी, ठीक है। तो ये कहां से है इसका उद्गम? बड़े भंगाल से है, ठीक है। तो रावी नदी जो है, रावी नदी कांगड़ा जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा भंगाल क्षेत्र के मादल और तांतगिरी नामक दो हिमखंडों से निकलती है, ठीक है, जो कि कहां पे है? बड़ा भंगाल के क्षेत्र है, ठीक है। और स्थानीय भाषा में से क्या कहा जाता है? रोती भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैप में आपने समझ लिया कि रावी नदी का जो उद्गम है कहाँ से हो रहा है? बड़ा भंगाल से होता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको लिख के पूरा बता देती हूँ। रावी नदी, ठीक है। तो रावी नदी का जो मुख्य तथ्य है, वैदिक नाम, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? परुषणी है, ठीक है। और संस्कृत नाम, संस्कृत नाम है इरावती, ठीक है। संस्कृत नाम इरावती। और उद्गम स्थान जो है, उद्गम है बड़ा भंगाल कांगड़ा, बड़ा भंगाल कांगड़ा, ठीक है। और जल अधिग्रहण क्षेत्र जो है, जल अधिग्रहण क्षेत्र है इसका
5,528 वर्ग किलोमीटर इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र है। कुल लंबाई जो है पूरी इसकी, कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, जबकि हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 158 किलोमीटर। 158 किलोमीटर इसकी क्या है? हिमाचल प्रदेश में लंबाई है। और यह नदी पीर पंजाल श्रेणी को धौलाधार श्रेणी से क्या करती है? अलग करती है। और अलेक्जेंडर ने इसको क्या कहा? अलेक्जेंडर ने इसे रोहू ओडिस भी कहा। ठीक है, रोहू ओडिस कहा का नाम दिया। ठीक है, तो इसके मुख्य तथ्य जो है इस तरह से हैं। और बाकी इसमें जैसे कि जब ये हिमाचल प्रदेश में बहती हुई 158 किलोमीटर बहती हुई का रास्ता तय करके खेड़ी नामक स्थान पर पंजाब में क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, और इसका जो जल अधिग्रहण क्षेत्र है ये है पूरा इसका जो हिमाचल प्रदेश में जल अधिग्रहण क्षेत्र है, जल अधिग्रहण क्षेत्र कितना है? 4,541 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? जल अधिग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरह से जो रावी नदी है, रावी नदी को वेदों में परुषणी तथा संस्कृत में इरावती का नाम दिया गया है। ठीक है, और अलेक्जेंडर ने रावी नदी को रोहू ओडिस कहा। ठीक है, और इस तरह से रावी उन 5 नदियों में से एक है। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास में से एक है, जिससे पंजाब 5 नदियों का प्रदेश का नाम पड़ा है। ठीक है, और रावी नदी कांगड़ा जिले के में धौलाधार पर्वत श्रृंखला से बड़ा भंगाल क्षेत्र के मादल और तांतगिरी नामक क्षेत्र 2 हिमखंडों से निकलती है। ठीक है, और स्थानीय भाषा में से क्या कहा जाता है? रोती भी कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा में से रोती भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है अपने उद्गम स्थल से रावी पहले पश्चिम की ओर उस खड से बहती है जो कि पीर पंजाल को धौलाधार श्रृंखला से अलग करती है, और इसके पश्चात दक्षिण और की ओर मुड़ जाती है तथा धौलाधार श्रृंखला में गहरी खड का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, इस तरह से रावी नदी की जो सहायक नदियां हैं या खड्डे हैं, बाईं ओर से आने वाला चिड़चिड़ नाला और धौलाधार से निकलता है। ठीक है, तथा दाईं ओर से सहायक जलधाराएं जो है बुंधिल, तुंदन, बलजेदी, साहो तथा सियूल इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ठीक है, और रावी नदी के तट पर स्थित चंबा और भरमौर प्रमुख नगर हैं। ठीक है, और इसकी जो जल विद्युत क्षमता है, रावी नदी की जल विद्युत क्षमता कितनी है? 2180 मेगावाट इसकी क्या है? जल विद्युत क्षमता है। ठीक है, और चमेरा 1, चमेरा 2, साल तथा होली रावी नदी पर स्थापित प्रमुख जल विद्युत केंद्र है। ठीक है, तो इस तरह से ये कौन सी कहलाई? आपकी रावी नदी। रावी नदी के बाद नेक्स्ट है चिनाब नदी। चिनाब नदी, तो चिनाब नदी जो है इसको मैप पे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो चिनाब नदी है इसका जो उद्गम है कहाँ से होता है? कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, तो जो चिनाब नदी है इसका उद्गम स्थल है ये जो है चिनाब नदी जो है
चंद्रा नदी चंद्रताल तथा भागा नदी सूरजताल से निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका उद्गम स्थान जो है, उद्गम स्थान बारालाचा दर्रे के समीप, ठीक है। तो ये जो है इसका उद्गम जो है बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारालाचा दर्रे समुद्र तल से 4,891 मीटर की ऊंचाई से होता है, ठीक है। जिसमें जो होता है ये चिनाब नदी जो है किसके संगम से बनी है? ये जो है चंद्रा और भागा के संगम से बनी है, ठीक है। तो इस तरह से चिनाब नदी जो है यहां से ये आ गया इसका भागा और एक साइड चंद्रा, ठीक है। भागा नदी और चंद्रा जो है, और यहाँ पे आ गया आपका सूरज ताल, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं दोनों जब आपस में मिलती हैं तो ये आपस में कहाँ मिलती हैं? तांदी नामक स्थान पर। तांदी में ये क्या होती है? दोनों मिलती हैं, ठीक है। और इन दोनों के संगम से क्या होता है? चिनाब नदी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी चिनाब नदी, ठीक है। तो इस तरह से जो है अभी मैंने आपको बताया कि इसका उद्गम जो है बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ये बारालाचा दर्रे से होता है और चिनाब नदी चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। जब इन दोनों का संगम होता है तो इससे क्या होता है? चिनाब नदी का निर्माण होता है, ठीक है। और चंद्र नदी चंद्रताल तथा भागा नदी सूरजताल से निकलती है। चंद्र नदी जो है चंद्रताल से निकलती है और भागा नदी जो ये कहां से? ये जो सूरजताल मैंने आपको बताया यहां से इसका जो है उद्गम है। जब ये दोनों मिलती हैं तो चंद्रभागा ये चिनाब नदी का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो मुख्य तथ्य है वो कौन कौन से हैं? चिनाब नदी वैदिक नाम, चिनाब नदी का वैदिक नाम जो है ऑस्किनी, ठीक है। और उद्गम स्थल जो है बारालाचा दर्रा, ठीक है। और कुल लंबाई जो है चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 122 किलोमीटर, ठीक है। और जल अधिग्रहण क्षेत्र जो है, जल अधिग्रहण क्षेत्र है 7,850 वर्ग किलोमीटर इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र जो है कितना है? 7500 वर्ग किलोमीटर इसका जो है हिमाचल प्रदेश में जल अधिग्रहण क्षेत्र है, ठीक है। इस तरह से जो है इसकी जो विद्युत परियोजनाएं है किलाड़, थिरोट, डोडा और पांगी घाटी के संसारी नाले के पास हिमाचल प्रदेश को क्या करती है? छोड़ देती है, ठीक है। तो इस तरह से जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है? ऑस्किनी नाम दिया गया है, ठीक है। और ग्रीक लेखकों ने चिनाब नदी को ओकेसिनीज का नाम दिया है, ठीक है। और बृहद हिमालय के बारालाचा दर्रे के दोनों ओर कितना? 4,891 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रा और भागा नदियां बहती हैं,
ठीक है, और चंद्रा दक्षिण पूर्व से तथा भागा उत्तर पश्चिम से आती है, ठीक है। और चंद्रा नदी चंद्रताल तथा भागा नदी सूरजताल से निकलती है। और चंद्रा और भागा के ये दो छोटी नदियां जो है 2286 मीटर की ऊंचाई पर लौहल के तांदी नामक स्थान पर मिलकर एक विशालकाय चिनाब नदी चंद्रभागा नदी को जन्म देती है, जो कि मध्य हिमालय की इस पर्वत श्रृंखला के उत्तर में समानांतर क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो पानी के घनत्व की दृष्टि से चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। पानी के घनत्व की दृष्टि से चिनाब हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और चिनाब नदी भुजन नामक स्थान पर पांगी घाटी चंबा में प्रवेश करती है, ठीक है। और इस तरह से 1200 किलोमीटर लंबी चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में, जिसकी लंबाई कितनी है 122 किलोमीटर, बहने के बाद संसारी नाला के पास जम्मू कश्मीर की पड़ात पहाड़ी में जो घाटी है उसमें प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और इस तरह से चिनाब नदी का कुल जल अधिग्रहण क्षेत्र जो है 7850 वर्ग किलोमीटर, जबकि हिमाचल प्रदेश में कितना है 7500 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और चिनाब नदी की संभावित जो जल विद्युत क्षमता कितनी है 3300 मेगावाट, ठीक है, 3300 मेगावाट है। और चिनाब नदी किलाड़ और थिरोट नामक स्थान पर जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है। और चिनाब नदी को अशंका द दरिया भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियां जो है चंद्रा भागा, मियार नाला तथा सेचू नाला इसकी सहायक है, ठीक है। तो इस तरह से चिनाब नदी के बारे में आपको समझ आ गया होगा, मैंने पूरा ही इसमें बताया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये तो हो गए कौन सी, सिंधु नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियां। अब नेक्स्ट जो है वो कौन सी है, वो है आपकी गंगा नदी अफवाह तंत्र। तो इसके अंतर्गत जो है गंगा नदी अफवाह तंत्र की एकमात्र मुख्य नदी है, जिसका नाम क्या है सभी जानते हैं, यमुना है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और गंगा नदी अफवाह तंत्र की नदियां गंगा से मिलकर आगे प्रवाहित होती हुई कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो जो यमुना नदी है, इसको पहले मैप में देख लेते हैं, ठीक है। ये आ गई आपकी टॉन्स नदी, ठीक है, और यमुना। तो इस तरह से जो यमुना नदी है इसका जो उद्गम है, अब इसका उद्गम कहां से होता है, इसका जो उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी यमुनोत्री हिमनद से होता है, ठीक है। कहां से होता है इसका उद्गम जो है, यमुनोत्री हिमनद से इसका क्या है उद्गम होता है, जो यमुना नदी है, ठीक है। तो इस तरह से यमुना नदी जो है, ठीक है, यमुना नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी नामक स्थान के कालीन पर्वत से यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या होता है इसका उद्गम होता है, ठीक है। जो कि आपने यहाँ मैप में भी देखा। इसके बाद मैं आपको इसका पूरा लिख के बता देती हूँ। यमुना नदी, तो इसके जो मुख्य तथ्य हैं पहले उनको जान लेते हैं। इसका वैदिक नाम है कालिंदी, ठीक है। और उद्गम स्थल अभी मैंने आपको बताया, उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमनद,
यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका जो है उद्गम है, ठीक है। जल अधिग्रहण क्षेत्र जो है 2320 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई जो है हिमाचल प्रदेश में कितनी लंबाई तक बहती है? 22 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो इस तरह से यमुना नदी को वेदों में क्या कहा गया? कालिंदी का नाम दिया गया, ठीक है। और इसका जो संबंध है, यमुना नदी का पौराणिक संबंध जो माना जाता है किससे? सूर्य देवता से माना जाता है, ठीक है। और यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। और ये गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सर्वाधिक लंबी सहायक नदी कहलाती है, ठीक है। और यमुना नदी जो है, यमुना नदी यमुनोत्री, हिमनद, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जो कि हिमालय के बंदरपुंज, जो हिमालय के बंदरपुंज, श्रेणी की पश्चिमी, श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर, पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। और ये कहां से? यहां से निकलती है, ठीक है। और मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद यमुना नदी टॉन्स, गिरी तथा आसन नदियों में मिलती है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले की लगभग 22 किलोमीटर लंबी पूर्वी सीमा ये बनाती हुई हिमाचल प्रदेश को क्या करती है? उत्तराखंड प्रांत से क्या करती है? अलग कर देती है, ठीक है। और यमुना नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 1375 किलोमीटर, ठीक है। जबकि हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बता चुकी कितनी है, 22 किलोमीटर इसकी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र जो है 2320 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियां टॉन्स, आसन, पब्बर, गिरी तथा गिब्री, पाताल, जलाल, मारकंडा तथा बाटा नदियां इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और जो टॉन्स नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है, टॉन्स नदी यमुना की सहायक नदी है और यह हर की दून घाटी से निकलती है, ठीक है। और तथा कालसी में यमुना नदी में ही मिल जाती है, ठीक है। और पब्बर जो है जो कि इसी की सहायक नदी है, पब्बर नदी रोहड़ू में चांसल चोटी से निकलकर निकट चंद्रनाहन झील से निकलती है तथा उत्तराखंड के अराकोट के पास 160 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यमुना नदी प्रमुख सहायक नदियों की टॉन्स नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आज आपने जाना हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में, विद मैप आपने इसको जाना, ठीक है। और इस तरह से आप जो है हमारी क्लासेस जो है कंटिन्यू देख सकते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश से एचपी से जुड़ी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जो क्लासेस है, तो इसके लिए आप लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ठीक है। ठीक है, कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड करें, तो इस पे भी हमारे जो बैचेज़ हैं आपको मिल जाएँगे। बाकी जैसे कि आपको हमारी यूट्यूब पे जैसे क्लासेस जो है देखनी है, वहाँ से आपने पढ़ना है, तो इसके लिए लक्ष्य अकेडमी हिमाचल जो है आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है?